लेक्चर 1 में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर मटेरियल और सिलिकॉन एटम स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सिलिकॉन के 14 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद के नेक्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और बैलेंस बचा 8 + 2 + 8 10 यानी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। और ये 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और ये चार्ज कैरियर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए इनको जो है इसी की सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की स्टडी किया था हम लोगों ने, इसमें देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, इनकी एनर्जी जो है वो वैलेंस बैंड में होती है। एक बात और है कि हम सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का क्यों स्टडी करते हैं, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड में कहाँ होंगे। एक्चुअली क्या है कि जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड है, ठीक ना, ये एटम को छोड़ करके मटेरियल में फ्रीली नहीं मूव कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसलिए जो है हम इन इलेक्ट्रॉनों की स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ स्टडी किया जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या जो फ्रीली एटम में घूम रहे हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो ये हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था। लेक्चर 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लेक्चर 1 का लिंक है, वहाँ से आप जा कर के पढ़ सकते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर we will discuss about resistors, capacitors and inductors basic. There are 2 components in electronic circuits, active components and passive components. Active components injects power into circuit. It is capable of controlling and amplifying current. Okay, its examples are voltage source, current source, diode, transistors, pentode, triode, etc. और पैसिव कंपोनेंट्स आपके हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कंज्यूम्स आर स्टोर एनर्जी। सिर्फ 3 है, मेनली 3 ही कंपोनेंट है, आरएलसी, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डिप्लोमा कर लेते हैं और उसके बाद भी जो बेसिक कन्फ्यूजन बना रहता है, जैसे कि एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि चार्ज कैपेसिटर एक्टिव कंपोनेंट है या पैसिव कंपोनेंट्स है। तो अभी आप जो डिफिनीशन पढ़े इस पर एक बार फिर से फोकस कीजिए, अभी इसका आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा। एक्टिव कंपोनेंट्स इंजेक्ट्स पावर इनटू सर्किट्स। अब सोचिए चार्ज कैपेसिटर आपका इंजेक्ट करता है पावर सर्किट में या नहीं। आप हाई स्कूल इंटर का कॉन्सेप्ट देखिए कि पहले एक बार जब हम सोर्स अप्लाई करते थे सर्किट में तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता था, और जब हम सोर्स हटा देते थे तो चार्ज कैपेसिटर सेकंड केस में सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता था, ठीक है। पिछली चीज़ों को आप अगर एक बार ध्यान देंगे तो याद आ जाएगा आपको। तो चार्ज कैपेसिटर से चार्ज इंडक्टर्स जो है ये आपका एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन अगर कुछ भी सवाल में नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं पूछा गया है तो आप कहेंगे कि अगर सिर्फ कैपेसिटर पूछा गया तो पैसिव कंपोनेंट है। दूसरी बात क्या है, पैसिव कंपोनेंट्स कंज्यूम आर स्टोर एनर्जी। ये 2 अलग अलग बातें हैं। कंज्यूम मीन्स लॉस, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो टोटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर लॉस हो जाती है, और स्टोर एनर्जी जो कंपोनेंट इस एनर्जी को स्टोर करता है इसको रीयूज भी किया जा सकता है, ठीक ना। जैसे रजिस्टर आपका जो कंज्यूम करता है इसमें जो एनर्जी डिसिपेट होता है, लॉस होता है, वो यूज का नहीं होता है। कैपेसिटर और इंडक्टर में यूज भी हो सकता है, ठीक ना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर से। सिर्फ 3 कंपोनेंट को पढ़ना है इस लेक्चर में, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो रजिस्टर का प्रॉपर्टी जो है, इसका गुण रेजिस्टेंस होता है और इसको डिनोट करते हैं, इसका यूनिट ओम होता है, कैपिटल आर से ओम्स लॉ फॉलो करता है, ये सब जानते हैं आप लोग। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर न्यूमेरिकली आपको कैलकुलेट करना होता है तो ये फार्मूला भी जो है वेल नोन है, R = ρ/L/A। तो यहाँ पे फोकस करना है सिर्फ रो पे। रो इज ए कांस्टेंट दैट इज रेजिस्टिविटी एंड इट्स यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। अगर एक आपका वायर है, सिंपल कॉपर वायर मान लेते हैं, तो कॉपर वायर चाहे आपका पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, इसका जो है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, ठीक ना। अगर एक कॉपर की जगह एल्युमिनियम होगा तभी इसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी, लेकिन रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस इसकी लेंथ पे, लंबाई पे, इसकी मोटाई पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। इस फार्मूले में देख सकते हैं। तो इस पे कभी कभी क्वेश्चन होता है कि इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा मटेरियल डिपेंडेंट है, तो यहाँ फोकस करने की जरूरत है। दूसरी चीज है डिसिपेशन। डिसिपेशन, कंज्यूम, पावर लॉस सब एक ही बात है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में टोटल वेस्ट होती है, कहीं कोई यूज नहीं होती। तो जब ये एनर्जी वेस्ट होता है तो इसका यूज कहाँ है? रजिस्टर का यूज सर्किट में करंट को लिमिट करने के लिए होता है। जैसे इस वायर को अभी हमने जूम किया, अगर इसमें 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और आप चाहते हैं करंट थोड़ा कम हो जाए, तो एक बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट जो है आपका कम हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। तो करंट जो कम हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, आगे आपका रजिस्टर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कितना कम होगा, लेकिन जो वैल्यू कम होकर जाएगा कहाँ एनर्जी, वो हीट एनर्जी में लॉस हो जाएगा, वो कंप्लीट लॉस है। तो इसका यूज जो है आपका है कि टाइप क्या होता है। फर्स्ट वन इज कार्बन फिल्म टाइप रजिस्टर, मेटल फिल्म टाइप रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन, वायर बाउंड, वेरिएबल। ये कुछ डेटा है हमने बाधवा सर बुक से लिया है। तो इसमें जो फोकस करने वाली बातें हैं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए कि जो हम लोग सर्किट में यूज करते हैं, जैसे ये हम लोग अपनी सर्किट में यूज करते हैं, ये जब हम लोग स्टूडेंट थे तब की सर्किट है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये मेनली कार्बन फिल्म है। ठीक है, तो हम कार्बन फिल्म पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। इसका रेंज क्या होता है? कुछ ओम से कुछ मेगा ओम तक होता है, और इसका वाटेज रेटिंग क्या होती है? 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट। इसी तरह से मेटल फिल्म की भी जो है रेंज सेम है, और ये वाट है। वाटेज रेटिंग मीन्स मैक्सिमम पावर जिस पर रजिस्टर प्रॉपरली वर्क कर सकता है। नॉर्मली 1/8 वाट या 1/4 वाट रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। लोअर पावर एप्लीकेशन है तो कार्बन फिल्म आप यूज करेंगे। हाई पावर फ्यूज के है तो आपका जैसे यहाँ पे इसका फिगर, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, वायर बाउंड 100 किलो ओम, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू है, ज़्यादा वैल्यू होता है इस। और अगर आपको छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए यूज करना है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं सिंपल अपने बीटेक या पॉलिटेक्निक में, तो ये आपका कार्बन फिल्म यूज होता है। और हाई इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए वायर बाउंड यूज होता है। फिजिक्स की लैब में भी हम लोगों ने देखा होगा वायर बाउंड रजिस्टर देखा होगा। इसका रेटिंग है 200 वाट तक, यहाँ तक यूज होता है। ठीक ना। नेक्स्ट आपका है जो वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल ये जो इंपॉर्टेंट पहचानना है, इसमें एक एरो का साइन होता है। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में है ये टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड इन दो टाइप रजिस्टर्स के लिए 5% होता है, यहाँ कार्बन कंपोजिशन के लिए 20% होता है, वायर बाउंड के लिए 1% होता है। ठीक है, क्या होता है टॉलरेंस? टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस का मतलब सिंपली ये प्लस माइनस से डिनोट होता है। +-5%, +-20%, +-1%। तो ये इसको देख के घबराना नहीं है। परसेंटेज का मतलब आप एक एग्जांपल लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 100 ओम का एक कोई रजिस्टर है, ये हमने 100 ओम का रजिस्टर यूज किया है। तो 100 ओम रजिस्टेंस में अगर टॉलरेंस बैंड 5% है, तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी वेरी कर सकते हैं। या तो 5 का मतलब 105, या तो 5 इसमें प्लस हो जाएगा 105 हो जाएगा, या तो 5 इसमें से माइनस हो जाएगा 95। तो इसकी वैल्यू अगर कार्बन फिल्म टाइप का रेजिस्टेंस है तो 100 ओम की वैल्यू वेरी कर सकती है, या तो ये हो जाएगा 95 या 105, ये इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक ना। जबकि हमारा डिजायर कंडीशन क्या है? हम चाहते हैं अगर हमने 100 ओम कंसीडर करके सर्किट डिजाइन किया है तो रेजिस्टेंस इसका 100 ओम ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो अगर हमें सर्किट डिजाइन करना होगा तो हम वो रेजिस्टेंस चूज करेंगे जिसका टॉलरेंस कम हो। जैसे इसका टॉलरेंस बहुत कम है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो पे करना पड़ेगा ये महंगे हो जाएंगे, और जितना ही टॉलरेंस बैंड जो है आपका ज़्यादा होगा वो आपका सस्ता हो जाएगा। तो एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि जो है आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं और कैसा जो है टॉलरेंस यूज करना चाहते हैं। और मैक्सिमम चीज़ इसमें आप लोग जानते हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक चीज़ और है, पावर रेटिंग एंड वोल्टेज रेटिंग। जनरली जो हम लोग यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, कि जो 1/8 वाट का जो रजिस्टर होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज आपका जो है 150 वोल्ट हो सकता है जिस पे यूज किया जाता है। और ये जो
होम अप्लायंसेस में यूज होता है, 1/4 वाट का होता है, इस पे 250 यानी 250 वोल्ट पे इसको यूज किया जा सकता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो जिग जैग साइन बनाया है आपने, ये ऐसा नहीं कि जितना मन के उतनी बार जिग जैग कर दीजिए, होता एक्चुअली ऐसे ही है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड रूल है इसमें 3 कंप्लीट साइकिल होते हैं। एक बार यहाँ से स्टार्ट करके फिर ये 3 साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो ये रजिस्टर की साइन जो है, अगर कहीं वाइवा में पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि 3 साइकिल का होता है। बाकी तो आप किसी तरह रजिस्टर बना दीजिए, कोई पूछने वाला नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में यह है कि आप रेजिस्टेंस को देखते ही उसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू बता दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर है, इसमें कुछ पट्टियां हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 इसमें स्ट्रिप्स हैं। तो इन स्ट्रिप्स के कलर को देख करके आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल तरीका है कि टेबल आपको बहुत सारे बुक में मिलता है, टेबल से आप इसको वैल्यू को जो है याद करके रखिए, और जब कलर देखिए तो कलर के अकॉर्डिंग आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। लेकिन टेबल हम लोग भूल जाते हैं, याद रखने के लिए एक बहुत पुराना ट्रिक है, ये बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, तभी से हम लोग जानते हैं इसको। जो बच्चे जानते हैं ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो यहाँ पे देख लें। एक सेंटेंस है, इससे आपका जितने कलर हैं, पॉसिबल कलर हैं, सबकी कोडिंग हो जाएगी, कलर कोडिंग। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए और इसमें फर्स्ट लेटर को हाईलाइट कर लीजिए, इसे BBRGBVGW। तो इन सबका जो है कलर क्या है, फर्स्ट बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, सेकेंड बी स्टैंड फॉर ब्राउन, R स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। ये कलर तो आप पहचान जाएंगे देखते ही। दूसरी चीज इसकी वैल्यू क्या होती है, ब्लैक की 0 न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ब्राउन की 1, रेड की 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ये हमने लिया है कि मान लेते हैं ये एक रेजिस्टेंस ये दिया गया है, इसमें 4 स्ट्रिप्स दिए गए हैं। जनरली ये 4 स्ट्रिप का होता है। तो फर्स्ट स्ट्रिप जो होता है डिजिट 1 होता है, और सेकेंड स्ट्रिप डिजिट 2, थर्ड स्ट्रिप मल्टीप्लायर होता है, और 4 स्ट्रिप टॉलरेंस बैंड बताता है, ठीक है। 4th स्ट्रिप का कलर भी हो सकता है और हो सकता है कि कोई कलर ना हो। तो कलर अगर है तो उसके लिए टॉलरेंस बैंड, पहले 4th स्ट्रिप की बात करते हैं। 4th स्ट्रिप जो है, अगर गोल्ड कलर है तो आपका 5% टॉलरेंस है, सिल्वर है तो 10% टॉलरेंस है, नो कलर मीन्स अगर कोई कलर नहीं, कोई पट्टी नहीं बना है, तो वो 20% है आपका। ये जो फर्स्ट 3 स्ट्रिप्स होते हैं, पहले 3 पट्टियां, ये पास पास होती हैं, और जो टॉलरेंस बैंड वाली पट्टी होती है थोड़ी दूर होती है। आप रजिस्टर देखेंगे अपने लैब में जब जाइएगा कभी, तो वहां पे आपको देखेगा। तो अब इस रजिस्टर का जो है रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकलेगा, कितना होगा, तो यही सेंटेंस से आपको सब मिल जाएगा। देखिए पहला इस एग्जाम्पल में है ब्लू, ब्लू को देखिए क्या है, ब्लू स्टैंड्स फॉर 4 लिख लीजिए। दूसरा आपका ब्लैक है, ब्लैक के लिए 0 लिख लीजिए। और तीसरा आपका है, देखिए फर्स्ट डिजिट आपने ब्लू के करस्पॉन्डिंग 4 लिख लिया, सेकंड स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग सेकंड डिजिट 0 आपने लिख लिया, और थर्ड स्ट्रिप जो है वो मल्टीप्लायर है, यानी मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर, तीसरा ग्रीन है, ग्रीन के लिए 3, 10 टू पावर 3। ये आपका इतना ओम रेजिस्टेंस निकल गया इस पार्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, यानी R इज इक्वल टू 40 किलो ओम। 10 टू पावर 3 मीन्स किलो होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर 4th पट्टी नहीं है तो यहाँ पे आपका सॉरी, अभी तो पहले 4th पट्टी की बात करें। अगर 4th स्ट्रिप जो है, ये फर्स्ट 3 स्ट्रिप से सिर्फ आप न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, R रेजिस्टेंस। अब इसका टॉलरेंस कितना है, अगर ये गोल्ड है तो ये ±5% होगा, ±5%, ठीक है। अगर कोई कलर नहीं है तो आपका जो हो जाएगा ±20%। जैसे मान लेते हैं कि हमारी 4th पट्टी है ही नहीं, सिर्फ 3 स्ट्रिप्स हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपका आ जाएगा 40 +
माइनस 20% किलो ओम। ये बहुत ही छोटी चीज़ थी और लगभग सभी बच्चे जानते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। व्हाट शुड बी द कलर ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ अ रजिस्टर हैविंग 1 किलो ओम एंड 5% टॉलरेंस बैंड। एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 1 किलो ओम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और 5% टॉलरेंस बैंड है। तो इसकी तीनों जो स्ट्रिप्स उसके कलर क्या होने चाहिए, ठीक ना। तो आप पहले लिख लो, गिवन आर इज इक्वल टू 1 किलो ओम, मीन्स 1 किलो का मतलब होता है 10 to पावर 3, ठीक ना। तो पहला डिजिट तो दिख रहा है, दूसरा डिजिट क्या करेंगे, तो इसको और आप सिंपल कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 to पावर 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब देखिए 1 किसके लिए है, फिर से उसी सेंटेंस में जाइए, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो पहला क्या है, 1 है, 1 किसके लिए, ब्राउन है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि पहला जो आपका ब्राउन है स्ट्रिप, सेकेंड आपका 0 के लिए आपका ब्लैक है, और नेक्स्ट आपका 10 to पावर 2 के करस्पॉन्डिंग आपका कलर रेड है, यानी आपका रेड होगा ये। और फोर्थ स्ट्रिप क्या है, 5% टॉलरेंस बैंड है, गिवन है, तो 5% टॉलरेंस बैंड के करस्पॉन्डिंग गोल्ड कलर होता है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो ये आपका जो फोर्थ स्ट्रिप हो जाएगा ये गोल्डन कलर का होगा, ठीक है, गोल्डन। तो आपको गिवन रजिस्टर के लिए जो है ये कैलकुलेट कर लीजिए। तो दो तरह के सवाल आते हैं, कभी कलर दिया होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना होता है, कभी रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया गया होता है और कलर निकालना होता है, ठीक। तो ये आप कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज पैसिव कंपोनेंट इज कैपेसिटर। पैसिव ये तब है जब सिर्फ कैपेसिटर कहा गया है, अगर चार्ज कैपेसिटर कह दिया गया तो ये एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट को एनर्जी इंजेक्ट करेगा, ठीक ना। तो इसको हिंदी में संधारित्र भी कहते हैं। इसका सिंबल जो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है। हाँ, अगर आपको जो है सर्किट थ्योरी या एनएफटीएल या नेटवर्क एनालिसिस का जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है तो उसके लिए ये फार्मूले याद रखिएगा, C इक्वल टू क्यू बाई वी, आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, ये फार्मूले याद रखिएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में जो होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी होता है, जहाँ एप्सिलॉन इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, यानी इन दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसका रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, इट्स कैपेसिटेंस वैल्यू डिपेंड्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एप्सिलॉन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेंगे, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा और कम हुआ तो कम होगा। दूसरी चीज़ ये है, इट स्टोर्स एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रट लीजिए आप, ये लाइन जो है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए कैसे स्टोर करता है। कैपेसिटर के बीच में जो मटेरियल, पैरेलल प्लेट की बात करते हैं, पैरेलल प्लेट दो मेटेलिक प्लेट के बीच में जो यहाँ मटेरियल होता है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। जब हम इस मेटेलिक पैरेलल प्लेट पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर ये जब चार्ज अप्लाई किया जाता है तो इसके एटम जो है आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक ना। आयनाइज्ड होने का मतलब ये पॉजिटिव और निगेटिव इसमें आयन क्रिएट हो जाते हैं और ये पोलराइज्ड हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में पोलराइज्ड का मतलब ये होता है कि पोल जनरेट हो जाते हैं, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल, और ये डाइपोल बना लेते हैं। आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे हाई स्कूल में तो बहुत अच्छे से पता होता है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव पोल्स जो है वो डाइपोल बना लेते हैं। पॉजिटिव की तरफ में निगेटिव आयंस आपके कलेक्ट हो जाते हैं और नेगेटिव तरह से पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से डाइपोल बन जाते हैं पूरे मटेरियल के अंदर, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आप जानते हैं कि जब प्लस और माइनस जहाँ पे होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, ठीक ना।
तो यानी ये प्लस और माइनस जितना स्ट्रांग होगा, इसमें जो इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो उतना ही मजबूत होगा। ठीक ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर ये मटेरियल पे एक फील्ड अप्लाई करने पे स्ट्रांग पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट होता है, तो इसके के बीच जो फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्ट्रांग होगा। ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा या वीक होने का मतलब ये है, अगर स्ट्रांग होगा तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, वीक है तो इसमें कम एनर्जी है। ठीक ना, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा वही कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कैपेसिटर का प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस होता है, जिसको सी से आप डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था रटने के लिए, अब समझ में आ गया है कि कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है। ओके, जल्दी जल्दी देख लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर के टाइप क्या हैं। फर्स्ट वन इज पेपर कैपेसिटर, इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बिटवीन 2 to 6। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉल साइज होता है, एसी डीसी दोनों सर्किट में यूज होता है, यूज्ड ऑन हाई वोल्टेज एंड हाई करंट, हाई वोल्टेज हाई करंट एप्लीकेशन में भी यूज होता है। इसका और यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। कैपेसिटर कैपेसिटेंस की वैल्यू 5 नैनोफैरड से 10 माइक्रोफैरड के बीच में। नैनोफैरड माइक्रोफैरड इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नैनो मीन्स 10⁻⁹, माइक्रो मीन्स 10⁻�6। वोल्टेज रेटिंग क्या है, 100 वोल्ट टू 1.5 किलो वोल्ट। इसका टॉलरेंस बैंड 10% होता है। टॉलरेंस का मतलब है जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है उससे 10% ज़्यादा हो सकता है, 10% कम भी हो सकता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा है। नेक्स्ट वन इज पॉलिस्टर कैपेसिटर, इट इज यूज्ड ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी। आरएफ जो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, ये जो आपका एफएम रेडियो और टेलीविजन कम्युनिकेशन होता है, सब रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन होता है। तो उस हाई फ्रिक्वेंसी पे ये जो पॉलिस्टर टाइप कैपेसिटर यूज होता है। देन सिरामिक कैपेसिटर, सिरामिक की जो स्पेसिफिकेशन है ये कॉम्पैक्ट होता है, बहुत छोटा है, यूज्ड इन एसी एंड डीसी। और सिंस इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखिए बहुत ज़्यादा है, 100 to 1200, इसलिए जो है इसमें चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगा, यानी इसका कैपेसिटेंस हाई होता है। ठीक ना, बाकी देखिए 2 3 है, 2 से 6 है, यहाँ पे आपका 100 to 1200 है। और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसका कैपेसिटेंस रेंज है 3 पिकोफैरड टू 2 माइक्रोफैरड। पिको मीन्स 10⁻⁻12। नेक्स्ट वन इज माइका कैपेसिटर, इट्स फीचर इज हाई वोल्टेज लो एसी करंट लॉस। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलिटिक है, इस पे फोकस क्या करना है कि ये आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर है। ठीक ना, पोलराइज्ड, ये आप यहाँ देख सकते हैं, एक छोटा सा हमारे पास सर्किट है। पोलराइज्ड का मतलब पोल होता है, नेगेटिव पोल यहाँ आप देख सकते हैं, ये नेगेटिव पोल है, और ये जो जो कुछ नहीं डिसाइडेड है वो पॉजिटिव है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। बस एक दिख गया दूसरा अपने आप पता चल जाएगा। ठीक ना, तो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स का स्पेसिफिकेशन है कि ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, और इसको आपको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के अकॉर्डिंग ही लगाना है, ऐसा नहीं कहीं भी उठा के लगा दिए। ये जो आपका सिरामिक कैपेसिटर है या पेपर कैपेसिटर है, इसको आप किसी भी तरह लगा देंगे सर्किट में, जैसे मन कहा आप उसको जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ दिखाया है, एक दूसरी सर्किट है, ये सिरामिक कैपेसिटर है, इसको किसी भी तरह जोड़ दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ध्यान देना है। लेकिन जो आपका पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसमें ध्यान देना है, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कीजिए, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कीजिए। ठीक ना, और लास्ट आपका है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर इज यूज इन रेडियो रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, कम्युनिकेशन के स्टूडेंट, ईसीई के स्टूडेंट्स जो है रेडियो रिसीवर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिसीवर साइड में एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, वहाँ पे वो प्लेट ना होके पूरा का पूरा जो है सॉफ्ट टाइप का होता है, ऐसे कपलिंग होती है। तो जब हम ऐसे रोटेट करते हैं तो कपलिंग या तो बाहर आती है या तो कम है। जब एक दूसरे में इंजेक्ट करता है सॉफ्ट प्लेटें जो है, तो ये जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू उससे इंक्रीज डिक्रीज होती है। तो इसका यूज नहीं है। मेनली जो प्रोजेक्ट हम लोग ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा में कोर्सेज में, उसमें सिर्फ 2-3 तरह के कैपेसिटर पढ़ते हैं। ये आपके पास हमने हाईलाइट कर रखा है। एक इलेक्ट्रोलिटिक यानी पोलराइज्ड, इसको सिनोनिम्स यूज करिए, इलेक्ट्रिक और पोलराइज्ड दोनों एक ही बात है। एक ये कैपेसिटर यूज किया जाता है और पेपर कैपेसिटर भी यूज किया जाता है।
ये 3 तरह के कैपेसिटर। तो इसमें रेंज सबकी आपने देख लिया है। हाई वोल्टेज केस में जैसे वोल्टेज रेंज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का है 1 वोल्ट टू 500 वोल्ट, ठीक है। और इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आपका पोलराइज्ड होता है और इसको सर्किट में जो हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव निगेटिव को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि सिरामिक कैपेसिटर आपका जो होता है ये कॉम्पैक्ट होता है, छोटी साइज का होता है और इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ज़्यादा होता है और ये भी हाई वोल्टेज पे यूज किया जा सकता है, जैसे 3 वोल्ट टू 6 किलो वोल्ट तक यूज किया जा सकता है, ठीक है। AC DC दोनों में यूज किया जा सकता है ये। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को आप गलत जोड़ दिए तो ये तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। और आपको देखना है तो ये देखिए साइज छोटी आपको अपने आप दिखेगा, जबकि यहाँ पे अगर आप ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात करेंगे तो ये जो है आपका साइज बड़ा है, ठीक ना। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब आप जो है प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे तो उसके बारे में पता चलना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आपको ये समझ में आ गया जो कुछ नया हो सकता है यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल जनरेट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसकी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो आपकी कैपेसिटेंस होती है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरली अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे अगला वीडियो भी आपको मिल सके। सिरामिक कैपेसिटर है जो नॉन पोलराइज्ड है वो इस तरह से फिगर में है, उसको कहीं से किसी को भी कनेक्ट कर दीजिए, जरूरी नहीं कि इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव, किसी को पॉजिटिव नेगेटिव से कहीं भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन पॉइंट यहाँ पे जो डिस्कशन करना है कि इसकी वैल्यू अगर 100 पिको फैरेड से कम है तो जो वैल्यू रिटर्न होगा इस सर्किल में सेम वही वैल्यू इसका जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू होगा। और अगर C की वैल्यू 1000 पिको फैरेड से ज़्यादा है तो ये कलर कोड इसकी कोडिंग होती है। इसकी कोडिंग क्या होती है, जैसे अगर 10 है तो ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट और ये मल्टीप्लायर है। जैसे 102 है तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²पिको फैरेड, इसको सिंप्लीफाई करके 1 नैनो फैरेड हो गया। यहाँ 104 के केस में है 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैसिव कंपोनेंट इज इंडक्टर, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। इट स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, इसको आपको ध्यान रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखता है। अच्छा, इंडक्टेंस, इसकी प्रॉपर्टी, इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कैसे डिफाइन है, सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय व्हिच इट अपोजेज एनी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट। कैपेसिटेंस की वैल्यू थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, अभी पहले थोड़ा सा इसके आगे फैराडे लॉ और लेंज लॉ समझ लेते हैं क्या है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो फार्मूला जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए इसको ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल सेट अप ए मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स, varying current change in flux and an EMF is induced in the coil। इसको हिंदी में समझिए कि जब किसी कॉइल में, जैसे ये कॉइल है आपका, किसी कॉइल में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो करंट जहां फ्लो होता है उसके चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है। और मैग्नेटिक, अगर आपका जो करंट वेरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स इंड्यूस हो जाता है। यही है फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन। अगर आपको जो है ध्यान है तो ठीक, नहीं ध्यान है तो एक बार आप गूगल पे टाइप करके देख लीजिएगा कि व्हाट इज द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन नहीं है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। इसीलिए ये जो आपका जो इंड्यूस EMF, इंड्यूस्ड EMF है वो आपका इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF जनरेट हो रहा है वो आपका इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस।
ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड बाय फैराडे लॉ, लेंज लॉ, और एक दो एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो फैराडे के इंडक्शन लॉ से निकल के आया है। दूसरा लेंज लॉ क्या है, इसमें लेंज लॉ भी है। लेंज लॉ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ मीन्स अभी जो कॉइल में करंट होने की वजह से, करंट फ्लो करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फ्लक्स से जो है डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड हुआ ईएमएफ, ये क्या करता है, इट अपोजेज द काज। कॉज मीन्स इट अपोजेज द कॉज बाय व्हिच इट इज जनरेटेड, मीन्स जिसकी वजह से ये जनरेट हुआ है उसी को अपोज करता है। यानी ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंडक्टर जो है करंट का अपोज करता है, जो कॉइल में करंट फ्लो रहा है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, जैसे हमने एक एग्जांपल एज्यूम किया है कि अगर ये सिंपल आपका कॉइल है, इसमें करंट आईएल फ्लो हो रहा है, और इस करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, और करंट वेरिएशन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और ये आपका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है। ठीक है ना। इंडक्टेंस एल जनरेट होने के बाद जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये जिस करंट की वजह से जनरेट हुआ यानी आई एल, इसी का अपोज करता है, विरोध करता है। ये बात जो है लेंज ने बताया था। ठीक ना। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इंडक्टेंस इज जनरेटेड, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जनरेटेड ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस अपोजेज द करंट इन द कॉइल। करंट फ्लो होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ये फैराडे लॉ है। इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर उसी करंट का अपोज कर रहा है, ये लेंज लॉ है। इस पे घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, और बहुत ही इजी है ये। ठीक है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है जिसमें आपको जो दिक्कत हो। इसके लिए फैराडे लॉ और लेंज लॉ कौन जिम्मेदार है, तो आप बताएंगे कि इंडक्टेंस का जनरेशन फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग है, और जनरेट होने के बाद अगर वो करंट को अपोज कर रहा है तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो है। ठीक है, तो आप इन दो बातों को अलग अलग करके समझ के रखिएगा। फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका जो है इंडक्टर के थ्रू वोल्टेज जो होता है ये होता है एल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये फार्मूले छोटे छोटे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक नया फार्मूला है एनर्जी स्टोर्ड बाई इंडक्टर। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगा, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो इसके लिए क्या फार्मूला है। जैसे आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, ये सबको रट गया होगा, हाफ एम यू स्क्वायर है ना, हम लोग इसको हाई स्कूल इंटर से रट गए हैं। इसी तरीके से इसी फैशन में है ये हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक ना, इंडक्टर में स्टोर एनर्जी जो हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी जो है हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस अगर एक सिंगल कॉइल है तो सिर्फ इसी कॉइल में जो जनरेट होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस है, और अगर इसके पास एक और कॉइल रख दिया जाए, ठीक ना, तो इस कॉइल का फ्लक्स जो दूसरे कॉइल में कपल होता है, या दूसरे फ्लक्स का पहले कॉइल में जो कपल होता है, इसकी वजह से जो इंडक्टेंस जनरेट होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में एक फार्मूला हमने ये लिखा है, इस पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई L1 L2, जहां L1 क्या है, फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, L2 जो है सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। और दूसरी चीज, एक और साइन कन्वेंशन पे क्वेश्चंस आते हैं, डॉट कन्वेंशन। अगर कोई सर्किट इस तरह से डिजाइन है जिसमें दोनों डॉट पैरेलल हैं, एक साथ हैं, और करंट जो इसमें फ्लो हो रही I1 डॉट से एंटर कर रही, यहाँ पे I2 करंट भी डॉट से एंटर कर रही, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे करंट I1 डॉट से इंटर हो रही, लेकिन करंट I2 आपके डॉट से आउट हो रही, बाहर निकल रही है। ठीक है ना, तो ये आपका जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ कोर, ये इंपॉर्टेंट है।
ईयर कोर इंडक्टर होता है और आयरन कोर इंडक्टर होता है। ठीक ना, ईयर कोर जो है आपका चीपर होता है और आयरन कोर आपका जो है कॉस्टली होता है और इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है आयरन कोर का। ठीक है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी जो है जनरली तीन तरह के होते हैं। एक पावर ट्रांसफार्मर जो रोड पे आपके घर के बाहर लगा होता है। ऑडियो ट्रांसफार्मर आप अपने जो है सिंपल प्रोजेक्ट में यूज करते हैं। मिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट जिस पर फोकस करना है वो है जो ट्रांसफार्मर के लॉस हैं वो कौन कौन से लॉस होते हैं। मेनली हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस और कॉपर लॉस। एक और आपका है कॉपर लॉस, कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस का जो है ये लॉस का फार्मूला आप सब जानते हैं, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक ना, तो इस पे नहीं फोकस करेंगे। हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है? हिस्टेरिसिस लॉस जो है मटेरियल डिपेंडेंट होता है। मैग्नेटिक मटेरियल अगर है तो उसका मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होने की वजह से जो लूप बैलेंस होता है वो इक्विवेलेंट होता है हिस्टेरिसिस लॉस के। और इसको रिड्यूस करने के लिए, इस लॉस को कम करने के लिए जो है आपको नहीं ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जल्दी जल्दी आसानी से हो जाए। ऐसा ना हो कि एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो डीमैग्नेटाइज होने में बहुत समय लग जाए। तो वहाँ पे क्या है, रेजिडुअल फील्ड बचे रह जाएंगे और वो जो है हिस्टेरिसिस लॉस आपका होगा। तो ये मटेरियल डिपेंडेंट है। एग्जाम में आता है कि हिस्टेरिसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है, ठीक ना, या कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो ये जो है मटेरियल डिपेंडेंट है। ईडी करंट लॉस क्या होता है? ये लूप करंट की वजह से जो है ट्रांसफार्मर में लूप करंट की वजह से जनरेट होता है और इसको रिड्यूस करने के लिए आप लेमिनेटेड कोर सीट यूज करते हैं। लेमिनेटेड मीन्स जो है आयताकार जो है गैप वाले सीट होते हैं, वो अलग अलग सीट यूज होता है। यानी एक सीट का जो करंट है दूसरे सीट में इंटर नहीं कर पाता, वो उसी में जो है डाई आउट हो जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने पैसिव कंपोनेंट स्टडी किया, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जो है कुछ न्यूमेरिकल फार्मूले जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए फार्मूले देखे। इन नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट पीएन जंक्शन डायोड, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। थैंक यू।